जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। हिमाचल प्रदेश टैट मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए केमिस्ट्री जो सेक्शन रहता है उसके लिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो है हम नॉन मेडिकल 2014 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 है ये। इससे पहले हमने 2013 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है और 2014 के भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के सेक्शन में बाकी के जो बचते हुए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं नॉन मेडिकल 2014 के, उसको डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए एचपी टेट मेडिकल के लिए भी नॉन मेडिकल के लिए भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से एनालाइज हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। अगर आपने अपनी तैयारी शुरू कर ली है तो लगभग 1 महीने के आसपास का समय आपके पास बचा हुआ है, तो ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी को हमारे साथ अंजाम दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, देखिए, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड विच गिव्स कार्बाइल अमीन टेस्ट, इनमें से कौन सा कंपाउंड कार्बाइल अमीन टेस्ट देगा। देखो, इसे पिछली वीडियो में भी हमने लास्ट क्वेश्चन इसको ही डिस्कस किया था, जिसका आंसर क्या बन रहा था, प्राइमरी अमीन्स बन रहा था। जो प्राइमरी अमीन्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, यानी कि कार्बाइल अमीन टेस्ट देते हैं। और किस तरह का कलर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो बोलेंगे सर ब्राउन रिंग देखने को मिलती है, ब्राउन रिंग। हालांकि अगर दूसरों की बात करें, जैसे कि सेकेंडरी हो गया हमारा, टर्सरी हो गया या अमाइड हो गया, ये टेस्ट नहीं देते हैं। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 137th क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। द मोस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल टुवार्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा अल्कली मेटल रहेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अल्कली मेटल्स की बात करूँ, यानी कि ग्रुप नंबर 1 के ही तो ये मेटल रहेंगे। बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या आ जाता है हमारा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएंगे, बोलेंगे सर ये तो ऑक्साइड बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो जो ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। किस रिलेशन में, ऑक्सीजन के रिलेशन में, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो देखो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता जाएगा। बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। जब साइज इंक्रीज हो जाएगा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक, अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम जो है ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो है वो ऑक्साइड बनाता है, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। हालांकि फ्रांसियम की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रांसियम जो है वो नेचर में नहीं पाया जाता है और इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इसका यूज़ बहुत ही कम रहता है। तो ये भी बात ध्यान में रखिए। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन अल्कली मेटल्स की इंक्रीज करेंगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, बोलेंगे सर ये तो सीजियम की रहेगी। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल में हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि इस कंसेप्ट से आसपास अगर और भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आप सॉल्व कर सकें। 138वें क्वेश्चन के ऊपर पहुंच गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस बेस, इनमें से कौन सा लुईस बेस है। अब सबसे पहले ये बात आ जाती है कि सर ये लुईस बेस क्या होता है। देखो लुईस बेस जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, वो लुईस बेस होता है। क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो लुईस बेस कहलाएगा। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, वो लुईस एसिड कहलाता है। ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है। तो जिसके पास लोन पेयर है वही तो डोनेट करेगा, जिसके पास लोन पेयर होगा वही तो डोनेट करेगा। बोलेंगे हाँ जी सर। हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये तो लुईस एसिड कहलाएगा। बोलेंगे हाँ जी सर।
अमोनिया की बात करें, अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और NH3। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे सर, हाँ जी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को ही तो लुईस बेस बोला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, यही तो लुईस बेस है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात हो गया। अगर मैं BF3 की बात करूं तो ये भी लुईस एसिड होता है, इसको भी ध्यान में रखना, लुईस एसिड होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। और अगर मैं AlCl3 की बात करता हूं तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये भी लुईस एसिड होता है। तो बाकी A B D ये तीनों ऑप्शन हमारे लुईस एसिड रहेंगे, जबकि अमोनिया की बात करेंगे NH3 की तो ये लुईस बेस रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कहता है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज, बॉन्ड ऑर्डर O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम सीधी सी बात है एक ट्रिक का यूज करते हैं। अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 होते हैं, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता है। फिर 13 का माइनस कर देना है 0.5, यानी कि ये 2.5 रहता है। अगर मैं 12 बात करूं कि 12 इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे हमें बॉन्ड ऑर्डर 2 देखने को मिलेगा। 11 के लिए हम 1.5 बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, 10 के लिए हम 1 देखते हैं। 14 के नीचे आ जाते हैं तब भी वही सीन रहता है। 15 अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो वो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। अगर 16 है तो 2 रहेगा, 17 है तो 1.5, और अगर 18 है तो 1। इसी तरह नीचे की तरफ 19 के लिए 0.5 रहेगा, 20 के लिए 0 रहेगा। बोलेंगे ठीक है, लेकिन पता कैसे लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन की बात करूं तो 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8 होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे। बोलेंगे सर टोटल तो 16 हो गए। बिल्कुल ठीक बात है, तो 16 के लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा। बोलेंगे सर ये तो 2 रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और अगर मैं बेसिक की बात करूं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। वहां से हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, तो जहां पे हमें जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो मिलके एक एनर्जी के ऑर्बिटल बन जाते हैं और उनमें फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। जहाँ पे हमें स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग, जिसके ऊपर स्टार लगा होता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और जो बिना स्टार के होते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करता हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला निकालने के लिए होता है हाफ ऑफ, किसका हाफ करेंगे। एक तो पहले बात आ जाती है जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं NB। माइनस में क्या करते हैं, जो बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग यानी कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Na। ये वाला फार्मूला यूज करके हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 140वां क्वेश्चन है द pH ऑफ 0.001 मोलर HCl सोल्यूशन इज। HCl सोल्यूशन की pH यहाँ पे पूछिए। अगर मैं HCl की बात करूँ, HCl डिसोशिएट होगा। HCl जब डिसोशिएट होगा तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में होगा। यहाँ से हमें क्या मिल रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं, और इन्हीं H पॉजिटिव आयंस की तो कंसंट्रेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, और वो कितनी है, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस 0.001 मोलर। ठीक है, बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 1/1000 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/10³ आ जाएगा, इज इक्वल टू 10⁻³ आ जाएगा। ये इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब pH निकालने के लिए, pH किसकी, H पॉजिटिव की pH, तो वो हो जाती है -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। जब इसको सॉल्व किया जाएगा -log H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10⁻³ हो जाएगी। log 10⁻³ कितना हो जाएगा, बोलेंगे ये तो माइनस ऐसे रहेगा, और log 10⁻³ कितना आ जाता है, -3 आ जाता है। माइनस माइनस प्लस होके ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी
जो pH होगी वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। देखिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके HPTGT 2019 के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो अगर टैट की बात कर लें, TGT की बात कर लें, सेम कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि TGT के पेपर्स भी हम सॉल्व करें और HP टैट के क्वेश्चन भी सॉल्व करें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि केमिस्ट्री में आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स बनेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो किस वजह से होता है? क्या क्लोरीन एटम की वजह से, लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, या फॉर्मेशन ऑफ HCl, या फिर फॉर्मेशन ऑफ HClO? भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो अगर मैं सीधी सी बात करूं, क्लोरीन जो है ब्लीचिंग एक्शन मतलब साफ सफाई का काम, क्लोरीन जब रिएक्ट करेगी किसके साथ? वाटर के साथ, क्लोरीन प्लस H2O है ना भाई, ऐसे ही होगा। तो बोलेंगे हाँ जी सर। जब हम इनको क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे, क्लोरीन को पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें देखने को मिलेगा HCl साथ में HClO, ये देखने को मिलेगा। बोलेंगे ठीक है सर ये तो हो गया, लेकिन ये जो HClO कंपाउंड होता है ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये भी डिसोशिएट हो जाता है। ध्यान देना, HClO ये भी क्या होता है? डिसोशिएट होता है। किसमें? HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन को इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। और इसी वजह से, इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये कलर्ड सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। जब ये कलर्ड सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा तो कलर जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमें साफ सुथरा कपड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हमने क्या करानी है? ड्राई क्लीन करानी है। तो ड्राई क्लीन में भी क्लोरीन का ही यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ये ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें क्या है जी। बोलता है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3CH2OH इज। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? तो देखो ये OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और OH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? आप बोलेंगे सर ये तो अल्कोहल का होता है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल इज करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा हुआ है और हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान होती है। चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 143। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ml ऑफ 1 मोलर NaCl सोल्यूशन इज। कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे सोडियम क्लोराइड के? और इन्होंने सोल्यूशन दे रखा है 100 ml ऑफ 1 मोलर NaCl सोल्यूशन। ठीक, अब ये जो बात कर रहा है इसका मीनिंग क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट बात रहेगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि 100 ml मेरा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा भैया। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, 100 ml और उसमें NaCl भी घुला हुआ है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है। तो सिंपल सी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बात हुई है। नंबर्स ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाएंगे? मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करके। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे सोल्यूट क्या है? NaCl है, अपॉन में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। बोलो ऐसा ही होता है? बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ से अगर मैं मोल्स की बात करूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू M, यानी कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। मोलैरिटी इन्होंने दे रखी है 1 मोलर। कितनी दे रखी है? 1 मोलर। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम? 1 पुट कर देंगे। बोलेंगे हाँ जी सर। और वॉल्यूम की जगह हम क्या पुट करेंगे? बोलेंगे सर 100 ml पुट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो वॉल्यूम होता है ये किस में होना चाहिए? इन लीटर होना चाहिए। तो जब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 1000 कर देंगे। अपॉन में 1000 जब कर दिया तो देखो ये कितना बन गया हमारा?
बोलेंगे सर ये तो बन गया 0.1 बन गया, तो इसकी जगह क्या लिख दूँ 0.1 लिख देता हूँ, और ये क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा 0.1। तो ये क्या निकल गए नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, और नंबर ऑफ मोल्स ही तो पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 0.1। तो बात की जाए कि 0.1 मोल्स ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं 144। बोलता है द एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, और ये सारी की सारी क्या हैं, बोलेंगे सर हीलियम आ गया बिल्कुल ठीक है, नियॉन आ गया बिल्कुल ठीक है, फिर आर्गन आएगा बिल्कुल ठीक है, फिर क्रिप्टॉन आएगा ये भी बिल्कुल ठीक है। ये सारी की सारी हैं हमारी नोबल गैसेस, जिनको कि इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, और इनका जो पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, पी सबशेल होता है, वो पूरा का पूरा फुली फिल्ड होता है। बोलेंगे ठीक है सर बिल्कुल ठीक है। तो अगर डाउन द ग्रुप में बात करूं, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, लिख देता हूं साइज इंक्रीजेज, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज बिल्कुल ठीक है सर। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, बोलेंगे सर वो तो डिक्रीज करेगी, बिल्कुल ठीक बात है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो जब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी देखने को मिलेगी, हीलियम की देखने को मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा हो गई हीलियम की, उसके बाद नियॉन की, उसके बाद आर्गन की आएगी, और लास्ट में किसकी आएगी क्रिप्टॉन की, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ओके, तो सबसे कम किसकी हुई, सबसे कम हुई भैया क्रिप्टॉन की, सबसे कम, और सबसे ज़्यादा किसकी हुई, हीलियम की सबसे ज़्यादा हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पूछा है हीलियम, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज हीलियम। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं 145 क्वेश्चन है द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, मोस्टली हर एग्जाम में, मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये बेसिसिटी क्या होती है, देखो बेसिसिटी सीधी सी बात है कि जितने H पॉजिटिव आयंस इसमें से रिप्लेस किए जा सकते हैं, या जितने H पॉजिटिव आयंस ये दे सकता है, उसी को एसिडिटी, उसी को बेसिसिटी। एसिडिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे OH नेगेटिव आयंस की बात कर ली जाती है, ठीक है। तो अगर मैं H3, ध्यान देना, H3PO4 की बात करता हूं, तो ये सबसे पहले एक H पॉजिटिव दे देगा, तो कितना बचेगा H2PO4 नेगेटिव, ये आयन बचेगा। उसके बाद आ गया H2PO4 नेगेटिव, अब ये भी डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव प्लस HPO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो हमारा है HPO4 2 नेगेटिव, ये भी आगे जाके डिसोशिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और PO4 3 नेगेटिव में। तो इस तरह से हमें कितने हाइड्रोजन H पॉजिटिव मिल रहे हैं, बोलेंगे 3 H पॉजिटिव मिल रहे हैं। देखो ये पहले स्टेप में ये मिला, दूसरे स्टेप में ये, और तीसरे स्टेप में ये मिला, तो कितने मिले 3 मिले। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 3 होगी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, कहता है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ गे-लुसैक्स लॉ डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। गे-लुसैक लॉ से ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसकी डेफिनेशन के ऊपर ही ये बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो देखो, एज प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम इंक्रीजेज एज कांस्टेंट टेम्परेचर। बोला कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर जब इंक्रीज होगा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी स्टेटमेंट देखो, एज प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज। जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो प्रेशर इंक्रीज के साथ वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये यहाँ पे बात। पहले में क्या बोला भाई, प्रेशर भी इंक्रीज होगा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। दूसरे में बोला प्रेशर इंक्रीज होगा लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तीसरे में क्या कहता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ है। और डी वाला ऑप्शन क्या है, एज टेम्परेचर
इंक्रीजेज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा गे-लुसैक लॉ होता है वो क्या कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, यानी कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, ये स्टेटमेंट ही है, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाटर एंड HSO4 नेगेटिव कैन आइदर एक्सेप्ट प्रोटॉन्स और डोनेट प्रोटॉन्स, सब सच सब्सटेंसेस सेड टू बी। बोला ये वाटर जो है, वाटर है और HSO4 नेगेटिव है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकते हैं। बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात होगी। तो जो H पॉजिटिव डोनेट कर देंगे भैया एसिड, जो एक्सेप्ट कर लेंगे वो बेस हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों काम कर रहे हैं, एसिड का भी बेस का भी, उसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक बोल देंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, एम्फोटेरिक इसका आंसर होगा। ऑलराइट, तो वाटर की बात कर लें, वाटर जब डिसोशिएट होता है, वाटर डिसोशिएशन में हमें क्या देखने को मिलता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये डोनेट भी कर सकता है H पॉजिटिव को और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, OH नेगेटिव एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148th क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइप्रोटिक एसिड, यानी कि कौन सा डाई बेसिक है। तो वही बात हमने बोली पहले भी, बेसिसिटी के बारे में बात करी, ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है। डाई बेसिक यानी कि जो दो H पॉजिटिव क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। ठीक है, H पॉजिटिव रिप्लेसेबल होंगे। तो फॉस्फोरिक एसिड की पहले तो हमें इनका फार्मूला पता होना चाहिए। फॉस्फोरिक एसिड की बात करूं, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4 होता है। बोलेंगे ठीक है, तो इसके पास 3 H पॉजिटिव रिप्लेसेबल हैं, तो इसकी तो ये डाई बेसिक नहीं होगा, ये क्या होगा, ट्राई बेसिक होगा। इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे ट्राई बेसिक बोला जाएगा। बोलेंगे ठीक है। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके पास एक ही H है जो रिप्लेसेबल हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, मोनोबेसिक हो जाएगा या मोनोप्रोटिक हो जाएगा, मोनोप्रोटिक एसिड बोल देंगे इसको। सल्फ्रिक एसिड की बात करते हैं, सल्फ्रिक एसिड H2SO4 होता है। हाँ जी, इसके पास 2 H पॉजिटिव हैं रिप्लेसेबल वाले, रिप्लेस होने वाले, तो ये क्या कर देगा, ये दो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यही तो डाइबेसिक होगा या डाइप्रोटिक एसिड होगा। नाइट्रिक एसिड की बात करें, HNO3 रहता है, HNO3 में एक ही H पॉजिटिव रिप्लेसेबल होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और हमारा जो कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है भाई, HP टेट के लिए, सभी स्ट्रीम्स के लिए है, मात्र 900 रुपये में, जिसमें सारे के सारे पांचों के पांचों सब्जेक्ट कवर होंगे, साथ में MCQs की प्रैक्टिस की वीडियो भी आपको मिलेंगी, प्रीवियस ईयर और मॉक्स दोनों। ठीक, जिससे कि आपकी तैयारी में बेहतरीन। देखो लाइव की बात करें तो लाइव में अब फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम ही कितना बचा है, 1 महीना, हार्डली 5-6 टॉपिक ही 1 महीने में कवर हो पाएंगे। इसलिए रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा इस समय के लिए। जितना आपको टाइम लगता है, जिस हिसाब से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। चलें बढ़ते हैं, 149th क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट यूज्ड, हाइड्रोजन गैस इज नॉट यूज्ड, कहाँ पे नहीं की जाती है हाइड्रोजन गैस यूज। तो सबसे पहले आ गया इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। भाई हैबर प्रोसेस में तो हाइड्रोजन गैस का यूज होता है, ये वाला तो ऑप्शन हमारा ठीक रहना चाहिए। आगे देखो, इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड वनस्पति घी फ्रॉम लिक्विड वेजिटेबल ऑयल। हाँ जी, यही तो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं,
इसको रिडक्शन भी बोला जाता है और क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, जिसमें कि कैटलिस्ट निकल यूज होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ये बी वाला भी तो सही है। इन मेटलर्जी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, ऑक्साइड से हमने प्योर मेटल का यूज करना है वहाँ पे। और डी ऑप्शन है टू प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस करने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर HCl गैस प्रोड्यूस करनी है तो वहाँ पे देखो Cl2 प्लस H2 ये रिएक्ट करेंगे और HCl हमें देखने को मिलेगी, HCl गैस देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जा रहा है। हैबर प्रोसेस की बात करूँ तो रिएक्शन क्या होता है, N2 प्लस 3H2 इट विल गिव्स 2NH3। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस का यूज़ हो रहा है और हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में भी हाइड्रोजन का यूज़ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये इस ऑप्शन में हाइड्रोजन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। लिख लो H2 इज नॉट अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखूं हाइड्रोजन की तो कितनी आती है, 0 आती है, 0। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 150th क्वेश्चन, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड इज अ सब्सटेंस विच, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड कैसा सब्सटेंस है भाई, बोला प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करे वो होता है, या फिर प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जो हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करे। ठीक है, डी वाला डोनेट्स प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंसेस, यस ये वाला बिल्कुल सही होगा। ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड वही होता है जो प्रोटॉन्स को डोनेट करता है, क्या करे, प्रोटॉन डोनर। और प्रोटॉन में देखो H पॉजिटिव, इट इज आल्सो प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, और सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यही ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड होता है। ठीक है, और अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूं, ऑप्शन नंबर डी एक्सेप्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम अदर्स, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला ये बेस कहलाता है, ब्रोंस्टेड लॉरी बेस कहलाता है। एसिड बेस से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो ये वाला कंसेप्ट भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करिएगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से चलाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।